नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, लेकिन कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से देश की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसी सुगबुगाहट है कि देश में तीसरी लहर इस वेरिएंट के चलते आ सकती है। अब तक इस वेरिएंट में 40 से ज्यादा संक्रमित केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के अंदर हैं। इस पे मेडिकल विशेषज्ञों का यह कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सिर्फ 3 राज्य, इसमें केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही नहीं है। ये दूसरे राज्यों में भी अब पाए जा रहे हैं, लेकिन वो बिखरे हुए तरीके से हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह है कि नए वेरिएंट के खिलाफ कोरोना का टीका कितना प्रभावी है। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये जो वैक्सीनेशन है वो लड़ सकता है, और डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचें, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जो आपके हर सवालों का जवाब देगा। आप बस हमारे ये फोन नंबर 0116136207 पर फोन करें। देश के इन बड़े डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ये सवाल बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ में हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं इस वक्त, वो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के या फिर कोरोना से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उन सवालों को आज इस ओपीडी के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिजिशियन हैं, उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी फिजिशियन हैं, बहराइच से हमारे साथ हैं। डॉक्टर पी तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर एसपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं हाथरस के। डॉक्टर एसपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसपी सिंह जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है या जिसके कुछ केसेस अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं हाल फिलहाल में, इसको कैसे हम लोग देखें और ये कितना खतरनाक है, और बचाव के लिए इससे हम क्या कर सकते हैं? लोगों के जहन में ये सवाल हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। टेस्टिंग करा रहे हैं कोरोना के लिए। हमारे 300 से 500 यूनिट कम से कम। चलिए डॉक्टर एसपी सिंह जी, शायद आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर पी तिवारी जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, और ये कंसर्न का विषय क्यों है, ये भी थोड़ा सा साथ में समझाएं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, हमने दूसरी लहर जो देखी थी जो भारत में आई है, वो डेल्टा वेरिएंट के नाम से आई। इस डेल्टा वेरिएंट में थोड़ा सा म्यूटेशन स्पाइक होने के काम से ये माना जा रहा है इस जो वायरस है इसकी जो ट्रांसमिशन यानी इन्फेक्शन करने की क्षमता ज्यादा है। ये पहले जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है उससे 60% इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। एक ये है। दूसरी चीज क्या है, इसका जो है जो लंग्स के सेल्स हैं उनकी बाइंडिंग ज्यादा है, जिसके कारण से ये माना जा रहा है ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या इसके सिम्टम्स हमारे रोग के ज्यादा होंगे। और जो तीसरी चीज हमारे पास में आती है कि ये माना जा रहा है कि इसके जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप्ड हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज द्वारा ये न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकेगा, जिसके कारण से ये संभावना मानी जा रही है कि ये वायरस हमारा ज्यादा खतरनाक है। अब ये वायरस खतरनाक क्यों है मैंने बता दिया। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इस वायरस से हम बच कैसे सकते हैं। तो पहली बार जब हमने देखा था पहली लहर आई थी, कम हमारे गंभीर केसेस थे, और जब केसेस डाउन होने लगे तो हम थोड़ा सा असावधान, जिस असावधानी के परिणाम शुरुआत की हमारी सेकंड वेव आई और जो कि काफी गंभीर थी और दौरान काफी लोगों की जाने गई। तो ये है कि इस दौरान भी हमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, इसको नहीं बंद करना है, अपने हाथों को कहीं से बाहर आए तो स्वच्छता के जो हाइजीन के अपने नियम बनाए हैं उसको नहीं करना है, भीड़ भाड़ में इकट्ठा नहीं होना है, चीजों से बचना है। सबसे बड़ी चीज है कि हम भीड़ से, गैदरिंग से, यानी इसके ट्रांसमिशन को रोक के ही बच सकते हैं। ये ना हम समझें कि आज जो ये लहर हमारी ठंडी पड़ चुकी है या हमारे कम केसेज आ रहे हैं तो हम गैदरिंग में या सोशल स्थानों पर गैदर हों और जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के हाइजीन हैं उसको भूल जाए। तो हमारे सभी आपके दर्शकों से यही अनुरोध होगा कि केसेस जरूर कम हुए हैं, मगर तीसरी लहर की संभावना है और हम सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के जिससे हम बीमारी आने से या तीसरी लहर आने से हम उसको
रोक सकते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, एक तो डेल्टा प्लस वेरिएंट हालांकि अभी कुछ स्टेट तक ये सीमित है, लेकिन बहुत सारे केसेस अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक तो लोगों को अलर्ट रहने की कितनी जरूरत है, लोग कितना अपने आप को अभी भी पहले की ही तरह जागरूक रखें, और दूसरा ये है कि इस वेरिएंट को कितना खतरनाक आप लोग मान रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि और विस्तार पूर्वक आप भी समझाएं। कोर्स ट्रेमर्स, cause neurological disease, query, Parkinson's, multiple sclerosis। अब हमने तो क्लिनिकली वो किया है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ करा ली, उसमें कोई चीज आई नहीं है। अब फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इसका। चलिए, लगता है कि मेरी आवाज़ शायद डॉक्टर आलोक जी तक नहीं पहुंच रही, किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। आप कैसे इसको देख रहे हैं, और खासतौर से लोग अगर कंसर्न हो रहे हो तो ऐसे समय में उनको क्या करना चाहिए? लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अभी रखनी चाहिए और लगातार रखनी चाहिए। लोग बिल्कुल ऐसे ना समझें कि लॉकडाउन हट गया है तो ऐसे ही बाजार में निकलें, बिना मास्क के निकलें, ये ना करें। सभी लोग मास्क जरूर पहनें, घर पर जाएं या कहीं भी जाएं हाथ धोते रहें, जिसमें पहले बताया गया है हाथ धोते रहें और दूरी बनाए रखें। अभी भी उसी तरह से सतर्क रहना है जैसे कि हम कोविड के पीरियड में रहे, तभी हम तीसरी लहर से बच पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पब्लिक को चाहते हैं, जनता को चाहते हैं वो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जितना वैक्सीनेशन हमारे देश में हो जाएगा उतना ही खतरा कम हो जाएगा। वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है और हो रहा है लगातार। मैं यूपी से हूँ और यूपी गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। हमारे यहाँ खुद वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे ब्लॉक का वैक्सीनेशन बहुत ही उम्दा चल रहा है और सब लोग उत्साहित हो रहे हैं। वैसे ही प्रधानों को, सचिवों को, इसमें उप जिला अधिकारी सभी लोग शामिल हैं। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं बड़ी तत्परता से काम करा रहे हैं, और जिससे कि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इस समय शून्य लगभग चल रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ बार बार ये लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, और जिससे कि ये चीजें बढ़ती रहें। ये अभी ये ना समझे लोग के कोरोना चला गया, जीरो है तो। डॉक्टर पी तिवारी जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको और विषय को मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझा जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के एक तो लोग ये समझना चाह रहे हैं, जो लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं, जो नए नए वेरिएंट आते हैं, बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है कि क्या हम जो वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं ये इस पर उतना ही इफेक्टिव होगा, या इसके लिए हमको कुछ बूस्टर डोज लगवानी पड़ेंगी, या वैक्सीन को लेकर के इस तरीके के उनके मन में सवाल हैं। आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से जब नए वेरिएंट एंट्री कर रहे हैं, तो इसकी कोई रिपोर्ट्स हैं, कुछ आधार हैं कि ये वैक्सीनेशन उस पर भी उतना ही कारगर तरीके से या प्रभावी तरीके से काम करेगा? डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में स्पेसिफिक मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा वैक्सीनेशन, तो मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। रही वेरिएंट की बात, अभी हमारे पास वेरिएंट के बारे में कोई ऐसे पुख्ता या हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा या खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी भी वायरस में या वेरिएंट में म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन कई बार क्या होता है, वायरस को समाप्त भी कर देता है, और कई बार म्यूटेशन जो है हमारे वायरस की क्षमता को बढ़ा देता है कि वो डिजीज ज्यादा करता है। रही बात वैक्सीनेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं भी नहीं है कि बता रहे हैं, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि एंटीबॉडीज को शायद ना न्यूट्रलाइज करे, मगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी चीज, कुछ स्टडीज को जो मैंने देखा उसमें ये बताया गया कि पहला जो लोगों ने, जैसे आपका 9 देशों में शायद ये डेल्टा वेरिएंट का आपका प्लस वेरिएंट आ चुका है, जो वैक्सीन लिए थे उसमें कुछ परसेंटेज लोगों में ही डेल्टा वेरिएंट इफेक्टिव रहा है, और डिजीज की जो सिवियरिटी यानी बीमारी की जो गंभीरता थी वो काफी कम। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि अब फिर आपके पास उपाय क्या है। दूसरी चीज हमारे पास ये होती है, अगर हम वैक्सीन नहीं लेते तो उपाय क्या है। तो कुछ नाते तो कुछ अच्छा है कि आप वैक्सीन लें और इस बात का बिल्कुल भय ना रहे, क्योंकि ये इफेक्टिव जरूर है। और जैसे हमने सेकंड लहर में देखा था कि डेल्टा वेरिएंट का हमारे पास जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम था, पेशेंट गंभीर कम हुए, उनको जो है दिक्कतें उतनी ज्यादा नहीं आई जिन्होंने वैक्सीन ले रखी थी तुलना में जिन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखी थी। तो मेरा जो समाज से आज जो आपके लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से यही अपील हो कि वो वैक्सीन लगवाएं। एक भी वैक्सीन जिसको एक वैक्सीन भी लगी होगी वो इस वेरिएंट से
या उसको जो बीमारी की गंभीरता कम रहेगी और उसको हॉस्पिटलाइजेशन होने के कम चांसेस रहेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे जी, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इस विषय को और समझाएं, और खासतौर से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के लोगों के मन में अब इस समय बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब केसेस कुछ आइडेंटिफाई होना शुरू हुए हैं। एक तो इसको कितना लोगों को कंसर्न होने की आवश्यकता और कितना लोग जागरूक रहें, ये थोड़ा सा लोगों को समझाएं। और खासतौर से जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं प्रॉपरली, क्या उनके लिए भी ये बहुत कारगर होने वाला है? कैसे इसको देखा जाए? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस विषय को और समझाएं डॉक्टर आलोक पांडे जी। हाँ बिल्कुल, ये लोगों को कॉन्शियस होना जरूरी है, क्योंकि वेरिएंट अभी अंडर ट्रायल है। वैसे अभी इसमें इतना ज्यादा वो नहीं, लेकिन इन्फेक्शन आने की चांस इसमें बताया जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और प्रिकॉशन में भी इसका वही है कि रेगुलर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, प्रिवेंशन करें, हाथों को रेगुलर वॉश करते रहें, मास्क करें, और वैक्सीनेशन का तो लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का अभी तक ऐसा कोई वो नहीं, वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स हैं। वैक्सीनेशन के बाद इतना देखा गया है कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये डिजीज क्रॉनिक डिजीज कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी। डॉक्टर एसपी सिंह जी, खासतौर से चूंकि हाथरस का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हाथरस बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि वहां नए केसेस भी अब नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग जीरो की ओर पहुंच चुके हैं। एक तो आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से वहां पर इन सारी चीजों को मैनेज किया है। खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर के थोड़ा सा मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, हाथरस की अगर स्पेसिफिक आप बता पाएं कि वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के समय क्या स्थिति है, और जो लोग अभी भी वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाना चाह रहे हैं या कुछ इस तरीके की भ्रांतियां अगर लोगों के जहन में हैं, तो उनको आप लोग कैसे दूर करते हैं और कैसे उन लोगों को कन्विंस करते हैं कि हाँ वो और लोगों को भी लेकर के आए ताकि वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम आगे बढ़े? डॉक्टर एसपी सिंह जी। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें जागरूकता के लिए हम सभी लोग उप जिलाधिकारी, हमारे जिलाधिकारी जी एक बैठक बुलाई है प्रधानों की बैठक बुला रहे हैं। आशा और आशा संगनी, आंगनवाड़ी, ITPS डिपार्टमेंट, ABSA, ये टीचर्स, इन सबको बुला के हम काउंसलिंग कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि ये घर घर जाएंगे गाँव में, और 3 दिन पहले इम्यूनाइजेशन होने से पहले वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए सबको बताएंगे। और वहाँ पर जिस दिन तारीख में होगा एक माइक्रो प्लान बनाया गया है, जिसमें क्लस्टर वाइज एक मतलब जितनी नाय पंचायत हैं उसमें एक क्लस्टर माना जाएगा और हर गांव में वैक्सीनेशन होगा। जो वैक्सीनेशन हर गांव में होगा उसमें 3 दिन पहले एक बुलावा पर्ची दी जाएगी, हर गांव में हर एक आदमी को दी जाएगी जो मोर देन 18 ईयर में हैं, और वहाँ एक बुलाया जाएगा जिसमें एक एएनएम, लगभग एएनएम जो वैक्सीनेट करेगी एएनएम, और वहाँ पर 125 लोगों को एक जगह बुलाया जाएगा, जिसमें वहाँ वेरीफाई करके वहाँ इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसमें गांव-गांव में आजकल ये सबको बताया जा रहा है, जिसमें सचिव, लेखपाल, आशा, आंगनबाड़ी और दूसरे भी लोग हैं जो ये सब जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता से असर पड़ रहा है। अब गांव में खुद ही लोग आगे आ रहे हैं लगवाने के लिए, और रिकॉर्ड हमारे यूथ में एक तरह से इम्यूनाइजेशन हो रहा है, और ये इम्यूनाइजेशन यही बचा सकता है इस बीमारी से, और ये इम्यूनाइजेशन के लिए अच्छा खासा प्रयास चल रहा है और सफल भी हो रहा है। इसलिए हाथरस में अच्छा हिमांशु होने के कारण केस लगभग 0 है यहाँ पे, और लगातार निगरानी में रखे जा रहे हैं। बार बार बताया जा रहा है, आशाओं से सर्वे करवाया जा रहा है कि सब लोग उसको बना के रखें, दूरी बना के रखें और मास्क पहन के रखें। कुछ जगह मास्क भी बंटवा रहे हैं जहाँ जरूरत होती है, और हर जगह हॉस्पिटल में सब में ये जांच भी अभी तक हो रही है, जिसमें 300-400 पर डे जांच होती है एक ब्लॉक में। पूरे हाथरस में पूरा एक डाटा बना हुआ है, इतनी जांचें डेली होती हैं। तो शाम को हमारे जो सीएम साहब हैं वो फिर उसका शाम को मीटिंग लेते हैं कि कितनी जांचें हुई, कितने पॉजिटिव आए, इस तरह से। इसलिए से रोकथाम अच्छी खासी हो रही है। सीएम साहब भी लगातार मीटिंग ले रहे हैं, इस संबंध में लगातार मीटिंग लेते हैं, जिससे सभी लोग अपना तत्परता से कार्य कर रहे हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट विशेषकर बहुत कार्य सब कर रहा है।
डॉक्टर एसपी सिंह जी, खासतौर से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के भी क्या कोई स्पेसिफिकली आप लोगों ने अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं? क्योंकि लोग अब धीरे धीरे चूंकि बैक टू नॉर्मल की तरफ हम लोग हो रहे हैं, बाजार खुल गए हैं, ऑफिसेज खुले हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं। एक तो अवेयर करना लोगों को, दूसरा क्या इसको लेकर के भी कुछ स्पेशल तैयारी आप लोगों की तरफ से है, चूंकि ये बड़ा कंसर्न का विषय है? अभी तक ऐसा कोई यहाँ केस यूपी में तो है नहीं बताया जा रहा है। बाहर के लिए जो बताया जा रहा है, ऊपर से क्या है कि ये दूसरी दूरी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि जो तीसरी लहर आए या कोई और वेरिएंट आए, आप अगर सजग रहेंगे, सजगता रहेगी, तो ये जरूरी नहीं कि लहर आए या इन्फेक्शन हो दोबारा। डॉक्टर पी तिवारी जी, एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपकी, कुछ लोग इस तरीके से भी बड़ा सवाल पूछते हैं कि मैं कौन सी वैक्सीन अपने आप को लगवाऊं जिससे मैं ज्यादा सिक्योर हो जाऊं, या कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रांति है कि मैं फला वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं वो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, स्लॉट जब बुक हुआ तो उसके बाद भी नहीं जाते वैक्सीनेट करवाने के लिए। एक डॉक्टर होने के नाते ऐसे लोगों के लिए आप क्या बता सकते हैं? आपकी उपलब्ध हो और जो भी आपको अर्लीस्ट पॉसिबल हो वो वैक्सीन लगवानी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी अगर एफिकेसी देखें तो एफिकेसी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा जो वैक्सीन आपको इजीली अवेलेबल है और जो मिल रही है उसको आप लगवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप वैक्सीन के चक्कर में वेट करते रहें और वैक्सीन आपको डिजायर्ड वैक्सीन आपको ना मिले। तो ये है कि जो अर्लीस्ट पॉसिबल वो वैक्सीन लगवा लें, और सारी जो इस समय इंडिया में वैक्सीन है वो सारी जो इक्वली इफेक्टिव। तो मैं तो चाहूंगा जो वैक्सीन आपको इजीली मिले और नियरेस्ट मिले, आपको मिल जाए, उसको लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन ही इसमें जो है आपका बचाव है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो वो लगवा लेना चाहिए, वो बेटर है। डॉक्टर आलोक पांडे जी, पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के बड़े कॉमनली सवाल कुछ रहते हैं, जिसमें उनका बार बार ये सवाल भी रहता है कि वो बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है, और उसके अलावा अगर उनको बहुत लंबा समय हो गया है, अगर वो पोस्ट कोविड के दौरान भी उनको लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो क्या वो अब ऑफिस जा सकते हैं या वो बाहर जा सकते हैं? इस तरीके के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो एक कॉमन सजेशन क्या दे सकते हैं ऐसे लोगों के लिए आप जो रिकवर कर चुके हैं, और उनको किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर आलोक जी। उनको खास तौर पे अपनी डाइट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशनल और प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी उनको थोड़ा सा करना चाहिए। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें और एकदम से सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट नहीं करें। तो एक्सरसाइज भी करनी है तो वो धीरे धीरे समय के हिसाब से स्टार्ट करें। और अपना जो भी एक्टिविटी है, अगर 1 महीना हो गया है और किसी जॉब में है तो उसको जरूर धीरे धीरे फॉलो करें। नॉर्मल रूटीन की तरफ अपनी मानसिकता को जरूर ठीक रखें। डॉक्टर एसपी सिंह जी, पोस्ट कोविड वालों के लिए भी क्या कुछ विशेष आप लोगों की तरफ से उनको एक तो जानकारी, उनको किस बात का ख्याल रखना है, अपना वो ध्यान और बेहतर तरीके से कैसे रख सकते हैं, क्या इसको लेकर के भी कुछ आप लोगों की तरफ से प्रयास किए गए हैं? क्योंकि पोस्ट कोविड भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों के अंदर आ रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसको लेकर के लोगों को आप लोग कैसे जागरूक करते हैं और क्या बताते हैं, या अगर उस कॉम्प्लिकेशन से कोई गुजर रहा है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? डॉक्टर एसपी सिंह जी। जो भी लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए, उनके मोबाइल नंबर, उनके घर का एड्रेस सब हमारे पास था। एक हमारा कंट्रोल रूम बना था, यहाँ बना हुआ है, उसमें डेली हम 3 बार फोन 2 बार फोन करके पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका सेक्यूरिटी हमने दे रखा है, हमारे कंट्रोल रूम का नंबर उसके पास है। पैरामेडिकल स्टाफ था, इस तरह से थे। और कोई भी पोस्ट अभी सर्वे किया है पेशेंट थे, उनका ब्लड लेके ये देखा गया है कितनी एंटीबॉडी उसमें हैं और कितनी प्रोड्यूस हुई है। इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, भेजा है, वो टिकट भेजा गया है। उनके नाम हमारे पास हैं। अभी किसी को भी कोई परेशानी हो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। उनके पास हमारा नंबर है। वो होम आइसोलेशन में रखे गए थे वो लोग, और अब बिल्कुल सही हैं। आज तो लगभग 98% से ज़्यादा लोग रिकवर हो गए और बिल्कुल सही हैं सर। डॉक्टर पी तिवारी जी, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के भी एक सवाल है एक दर्शक का। वो ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा भी क्या अभी भी खासतौर से चूंकि अब चीज़ें अनलॉक हुई हैं, तो क्या एक बड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए, या वैक्सीनेट जितनी ज़्यादा संख्या में लोग उतना ही हम मान के चलें कि हमारा एटमॉस्फेयर भी और आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं सेफ हैं उन सारी बीमारियों से या संक्रामक कोविड-19 से? इंतजार करना पड़ेगा क्या अभी हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचने के लिए? थोड़ा इस विषय को वो समझना चाह रहे हैं।
देखिए, जो आपने ये पूछा है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम हार्ड इम्यूनिटी को पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। जो हमने ये देखा है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ने चलाया है, बहुत अच्छा चलाया है। अगर हम देखें तो कल मैं देख रहा था 18.4% के करीब वैक्सीनेशन हमने अपनी पॉपुलेशन को कर रखा है, जो कि काफी अच्छा है। हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर रखा है। यूपी में जो है बता रहे थे कि यूपी में जो सबसे अधिक वैक्सीन एक दिन में कराया गया है। तो ये गवर्नमेंट के अथक प्रयासों से हम सबको लगभग वैक्सीनेशन दे ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी भारत की जनसंख्या है उसमें इतनी जल्दी इतना हम वैक्सीनेशन कराना संभव नहीं है, ये रहा है। दूसरी चीज हार्ड इम्यूनिटी की जहां तक रही बात की, जो सेकंड लहर में हमने देखा है कि मुझे जो लगता है, जो हमने एक देखा है कि कोई व्यक्ति जो है कोरोना से ग्रसित रहा है या किसी न किसी को बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले कोई रिपोर्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे कहीं पे सर्वे हुआ था, वहाँ पे 60% सीरो प्रोवलेंस पाया गया। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन से 60% आपका जो है एंटीबॉडीज कोरोना के डेवलप थे। तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी के करीब हम पहुंच चुके हैं। और जब तक हम कोई प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं और हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती, तब तक ये कहना हमारे लिए, जैसे सीरो प्रोवलेंस एंटीबॉडीज की जांच नहीं करते पॉपुलेशन में, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम हार्ड इम्यूनिटी को पहुंचे कि नहीं पहुंचे। दूसरी चीज हमें इसलिए सतर्कता बरतनी जरूरी है क्योंकि जो डेल्टा प्लस म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि इसकी ब्रुलेंस इसकी कम होगी कि इसकी जो ब्रुलेंस ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा बीमारी काज करेगा या सिम्टम्स करेगा या कम करेगा। तो इसलिए, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। इसमें अगर आप सीरो पॉजिटिव हैं, यानी आपने एंटीबॉडीज कोरोना के डेवलप हैं, मगर डेल्टा वेरिएंट हो सकता है आपको बीमारी कर सकता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि हार्ड इम्यूनिटी कब पहुंचेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अपने बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना है। जैसे हम पहले मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, गैदरिंग से बचते थे, वह हैंड सैनिटाइज करते थे, हमें सभी नियमों को पालन करना है। और ये स्टडी का विषय है कि हम कब हार्ड इम्यूनिटी पहुंचेंगे, कोई कमेंट कर। डॉक्टर आलोक पांडे जी, उन्नाव से एक दर्शक हैं हमारे साथ, आरती जी, उन्होंने ये सवाल आपके लिए पूछा है, खासतौर से ये कि बच्चों के लिए वो स्पेसिफिकली क्या कर सकती हैं विशेष बचाने के लिए। पेरेंट्स दोनों वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कह रही हैं कि, लेकिन क्या अभी भी खतरा है उनके बच्चे के लिए, और वो क्या ख्याल रखें अपने बच्चे का, कैसे उसको थर्ड वेव के जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं उससे बचा सकती हैं, वो ये थोड़ा जानना चाह रही हैं आपसे। डॉक्टर आलोक जी। वो बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा 12 साल के नीचे है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 12 साल के ऊपर है तो थोड़ा सा मास्क का यूज करें और जो उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। और अगर 8 साल के, अगर 12 साल के ऊपर है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और अगर थोड़ा सा उसको कभी कोई लक्षण कोई ऐसी चीज आती है तो उसको इमीडिएटली उसको टेस्ट करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या डॉक्टर आलोक जी? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो इम्यूनिटी के लिए वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अपनी थोड़ी सी बढ़ाना है और हाई न्यूट्रिशन डाइट यूज करें। डॉक्टर एसपी सिंह जी, एक चीज मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, खासतौर से पेरेंट्स बार बार इस चीज को समझना चाहते हैं, और खासतौर से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 18 साल से कम वाली एज ग्रुप में हैं, वो कैसे ख्याल रखें अपने बच्चों का, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के वो लोग बड़ा कंसर्न होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं या कुछ जनरल बातें जिसका वो ख्याल रखें, ताकि अगर वो वैक्सीनेटेड हैं भी तब भी अपने बच्चों को उस जद से दूर रख सकते हैं या थर्ड वेव का जो प्रेडिक्शन उससे वो बचा सकते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह जी। उनको यही सलाह देना चाहेंगे, एक तो ये ना सोचें कि कोई ड्रग चाहिए हमको, कोई दवा ले लें, मेडिसिन ले लें, ये ना सोचें। उनकी डाइट सही रखें और जो कोविड के जो नियम हैं ये फॉलो करने चाहिए। जैसे बाहर निकले बच्चे जब भी मास्क लगा लें, हाथ बार बार धोएं, जब भी घर में आए ये चीज फॉलो करते रहें। और भीड़ भाड़ के एरिया में बार बार ना ले जाएं बच्चों को, अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं, क्योंकि इसीलिए स्कूल पर ही बंद कर रखते हैं गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि बच्चों को बस भीड़ में कम जाएं, जब बहुत जरूरत हो तभी जाएं, और जाएं तो पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। जैसे मास्क लगा के जाएं, अपना सैनिटाइजर साथ में हो, तो ये सुरक्षा रखते हैं पेरेंट्स करेंगे, इसी से सुरक्षित रह पाएंगे और दूरी बना के रखें। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कुछ और सवाल हैं उस पर भी हम लोग चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त सुर्खियों का। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं न्यूट्रियम सोया बड़ी से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। धर्मांतरण के मामले में सामने आया टेरर एंगल। धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण। सीएम योगी ने एजेंसियों को दिए स्पष्ट निर्देश, देश में सुरक्षा के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटे। यूपी में बना टीकाकरण में नया कीर्तिमान। 21 जून तक लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने की सीएम योगी की तारीफ। मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू। सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों को भेजी चिट्ठी। प्रधानों से अभियान में सहयोग की अपील। अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें ग्राम प्रधान। मथुरा में पुलिस और ग्रामीणों में हुई झड़प। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पथराव में एक दरोगा और एक सिपाही हुआ घायल। हाईवे पर हुए हादसे के बाद हुई झड़प। संभल में शौच के लिए गए 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत। तालाब में पैर फिसलने से दोनों की मौत। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शवों को निकाला बाहर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम लोग आज इंडिया न्यूज की ओपीडी में चर्चा कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, और इसके अलावा कोविड के खिलाफ अगर आपको ये जंग जीतनी है तो किस तरीके से आपको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना, और इसके अलावा वैक्सीनेशन से भी जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लगातार ये चर्चा जारी है। सभी डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पी तिवारी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूँ। डॉक्टर पी तिवारी जी, एक चीज़ थोड़ा सा और मैं समझना चाहूँगा, खासतौर से पेरेंट्स के लिए, वो पेरेंट्स जो कि एक तो वर्किंग हैं, बाहर निकल रहे हैं, दूसरा ये है कि उनका बच्चा 18 साल से कम वाले अगर एज ग्रुप के अंदर है, विशेष ख्याल उनको क्या रखना है, किस तरीके से वो अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस विषय को और बेहतर तरीके से समझाएं। देखिए, जो हमारे वर्किंग में हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चों को अपने घर पे रख सकते हैं और बच्चों को हम बचा सकते हैं, बट अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो उनको काम के लिए जाना ही होगा, और ये हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस से वो इन्फेक्शन ला सकते हैं और परिवार को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की सबसे बड़ी चीजें यही है कि आप जहाँ पे भी काम करने जाएं, मास्क प्रॉपरली पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। घर पर जब कभी आए तो आपने हैंड वॉश प्रॉपरली करें। अगर हो सके तो प्रॉपर स्नान करके तब जाएं। अगर आपको कोई सिम्टम्स लगता है परिवार किसी भी पेरेंट्स को कि मुझे कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है, या कोई भी मामूली लक्षण आता है तो कोरोना की जांच कराएं, और अगर जांच में पॉजिटिव आते हैं तो उसको आइसोलेट कर लें। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पॉजिटिव आने से नहीं, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स, सर्दी, खांसी, जुकाम या कोरोना से संबंधित कोई सिम्टम्स लगते हैं तो आप अपने आप को बच्चों से आइसोलेट कर लें, और जिससे हम बच्चों को बचा सकें। दूसरी चीज है, बच्चों को हम उनको थोड़ी सी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व करें, जिससे उनका जो है स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम बना रहे। उनको हम जो भोजन है वो हम ऐसा भोजन दें जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। उसमें हम फलों का, सब्जियों का प्रयोग करें, और जरूरत होने पर उनको अगर कोई लगता है कि सिम्टम्स हमारे कोरोना जैसे आ रहे हैं तो उनको किसी अच्छे डॉक्टर को या जो आपके हो वहाँ पे उनसे सलाह लें, और उस सलाह के अनुसार से आप कार्य करें। तो सबसे बड़ी चीज क्या, अगर हमें बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना हुआ। हमें कोई भी सिम्टम्स इनिशियली पेरेंट्स में नजर आते हैं तो हम अपने आप को बच्चों से थोड़ा सा आइसोलेट कर लें, जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी, खासतौर से चूंकि लोग इस समय ये भी बड़ा कंसर्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनको अपने आप को भी सही तरीके से और मजबूत रखना है तो बैलेंस डाइट का इस समय बार बार जिक्र होता है। उनको अपने खान पान में क्या बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या फिर वो जैसा भी खा रहे हैं बस वो बढ़िया होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए? थोड़ा सा इस विषय को अगर आप समझा पाए दर्शकों के लिए। हाँ, अगर कोविड से बाहर हुए हैं तो थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत ज्यादा होती है। हरी सब्जियों का प्रयोग करें, और नेचुरल डाइट जो
जो रॉ फूड है, जो घर के अंदर है, उसी का सदुपयोग करें और बाहर से रेडीमेड आइटम्स लेने की जरूरत नहीं है। और ठीक प्रॉपर अपना जो है, अगर डायबिटिक है तो थोड़ा सा वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी और डाइट एज पर वो कंटिन्यू रहे। आलोक जी, क्या और ख्याल रखने की जरूरत है, खासतौर से चूंकि आपने जिक्र किया डायबिटिक वालों का, तो या जो क्रॉनिक डिजीज से इससे पहले भी संक्रमित रहे हैं या क्रॉनिक डिजीज उनको रही है, चाहे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या बीपी शुगर या इस तरीके की कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है, तो क्या उनको विशेष ख्याल रखना है अगर पोस्ट कोविड वाले हो गए? उनको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। हम लोग पोस्ट कोविड ओपीडीयां रन कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन टेस्ट कर रहे हैं उनको, और उनको रेगुलर हम लोग यहाँ लोग योगा एक्सरसाइजेस भी करा रहे हैं सब लोगों के लिए। एक हमारा ट्रेनर भी है, हमारी साइकोलॉजिस्ट भी है, तो हम लोग पूरा उनको रेगुलर चेकअप में, और शुगर उनका ब्लड प्रेशर रेगुलर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए, नहीं है तो तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर थोड़ा सा 30-35-40 मिनट पर डे की उनकी होनी चाहिए। आलोक जी, फिजिकल एक्टिविटीज में क्या करना चाहिए लोगों को, कुछ बता सकें अगर? कर सकते हैं तो वॉक करें, अदरवाइज कुछ योगिक एक्सरसाइजेस करें, अगर घर में है तो योगिक एक्सरसाइजेस करें, अदरवाइज मॉर्निंग वॉक करें। अगर इस टाइप की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस तो ना करें, वेट लिफ्टिंग वगैरह वगैरह दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। अभी घर पे जो एक्सरसाइजेस संभव है उन्हीं को करें। लेकिन डॉक्टर आलोक जी, एक चीज थोड़ा सा मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि साइकोलॉजिकल भी हैं और लोग आपके पास एक्सपर्ट भी हैं जो कि लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। लोग मानसिक तौर पे बड़ा परेशान होते हैं इस दौर में। किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं आप लोगों के पास, खासतौर से पोस्ट कोविड वाले, या उस दौर से या उस फेज से जो लोग गुजरे हैं? क्या काउंसलिंग आप लोग कैसे करते हैं और क्या कॉमनली लोगों के अंदर देखने को मिलता है? थोड़ा सा अगर इस विषय को और बता पाए आप डॉक्टर आलोक जी। कोविड डिप्रेशन काफी मिल रहा है लोगों में, लोग डिप्रेस काफी हैं। डिजीज पार्ट जो खासतौर पर वेंटिलेटर पे गए हैं या बाईपैप पे गए, तो उन लोगों को हम लोग समझाते हैं रूटीन पार्ट डिजीज का एक एंड था, अब आप नॉर्मल है, अपनी फिजिकल धीरे धीरे आप जो है रूटीन स्टार्ट एक्सरसाइज कीजिए और रेगुलर जो है हम लोगों के टच में रहिए। और हमारी काउंसलर है वो इन लोगों की काउंसलिंग के बाद रेगुलर एक्टिविटीज कराती है, योगा एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, कार्डिक और फॉलो। डॉक्टर एसपी सिंह जी, खासतौर से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई लॉकडाउन के दौर के अंदर वो घरों के अंदर रहे, अभी फिजिकल एक्टिविटीज उनको करवाना है, इसको लेकर के भी वो बहुत कंसर्न है, वो समझना चाह रहे हैं कि वो कैसे करें, अपने बच्चों को फिजिकली वो इन्वॉल्व कैसे करें और उस दौरान भी बच्चे उनके सेफ रहें। क्या कर सकते हैं वो अपने बच्चों को एक तो फिजिकली भी एक्टिव रखने के लिए और कोरोना के इस काल में उनको बचा भी सकें, सेफ भी कर सकें? क्या करना चाहिए? ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या बता पाएंगे? पेरेंट्स को बताता है कि भीड़ वाले एरिया में बच्चों को ना ले जाएंगे एक्टिविटी कराने के लिए, स्पेशली अलग कोई एक्टिविटी चलना फिरना इस तरह से कराएं बच्चों से, खेल कूद हैं ये कराएं, पर तो ऐसा ना हो कि भीड़ वाले एरिया में ले जाएं, वहाँ बचाना है बच्चों को मेनली। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। मेनली अब ये जो है बच्चों को कैसे भी, इसी को जो मेडिसिन तो बनी नहीं है अभी तक, तो मेडिसिन नहीं बनी है, इसलिए आप इससे बचाओ ही इसकी मेडिसिन है। आप बचाओ में क्या है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग तो बनानी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप भीड़ वाले एरिया में अभी भी खेलना चालू कर दें, ये सही नहीं है। दूरी उनको बना के उचित रखनी है। अच्छा, दूसरा खान पान को लेकर के भी बच्चों के लिए कुछ विशेष आप बता सकते हैं, कैसे बैलेंस करें? बच्चों को प्रोटीन की शिकायतें, प्रोटीन शिकायतें, और पीने के लिए जो पानी में है ये है अच्छी मात्रा देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। बच्चा कोई भी डिहाइड्रेशन होने पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसका ख्याल रखें। दूसरा, गवर्नमेंट भी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। एक गवर्नमेंट ने किट भेजी है बच्चों के लिए, जो घर घर हम पहुंचा रहे हैं, बच्चों के घर पहुंचाएंगे। अभी बीमार हुए थे तो संक्रमित, जो उनके घर भी हमने सबके यहाँ किट पहुंचाई, दो किट पहुंचाई। एक किट तो उस पेशेंट जो हो गया उसको, दूसरी किट उसके घर वाले को दी। इस तरह से गाँव में किट बांटी गई और ये किट हजारों की संख्या में बांटी गई। मेरे यहाँ कम से कम 4,500 किट बांटी गई। वो ये इससे ना जो भी बीमार भी हो कोई भी हो तो उसका ऐसी बच्चों के लिए भी आई है। इस समय किट गवर्नमेंट बहुत सत्कार कर रही है, बच्चों के लिए किट भेजी है, उनको हम घर घर पहुंचाएंगे बच्चों के लिए।
क्या है उनका उस सेवन किट के करिए। अंदर, अगर बता पाए डॉक्टर एसपी सिंह जी, किट हाँ, किट में क्या? उसमें पैरासीटामोल का एज के अकॉर्डिंग है उसमें। हम्म। इसमें 0 से 1 साल तक के लिए, 1 से 5 साल तक के लिए, 5 से 12 साल तक के लिए इस तरह से किट बनाई गई हैं। उसमें पैरासीटामोल, ORS घोल है और मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन है जो वो इसमें बहुत काम करता है। इसी चीज़ें घर घर पहुँचाएंगे जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहेगी और बच्चे अपने स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा कहना चाहेंगे, पेरेंट्स और खुद भी मानसिक तौर से मजबूत रहें और बच्चों को शिक्षा दें, या खुद भी ऐसे कंसल्ट करें डॉक्टर से। कोई बात हो तो हमारा नंबर सब जगह है। कोई ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आए तो करें। ज़्यादातर इस पे लोग साइकोलॉजिकल ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनको, सोचने लगते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है सोचने लगते हैं कोविड हो गया, नहीं बुखार भी हो सकता है। ऐसा हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। टेली मेडिसिन भी हमने, टेलीफोन मेडिसिन भी कर रखी है। आप फोन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे ब्लॉक में कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसे सलाह देते हैं। हमारे पैनल बना रखा है हमने, एक तरह से एक टीम बना रखी है, वो सलाह देती है सबको। डॉक्टर पी तिवारी जी, कुछ इस तरीके के केसेस भी क्या रिपोर्ट हुए हैं? क्योंकि कुछ जानकारी मुझे अभी दी गई है कि कुछ लोगों को शायद कोविड या कोविड के बाद मेमोरी लॉस की भी जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है, या कुछ हो सकता है कुछ दिन की उनकी मेमोरी कुछ ऐसा है जिसको वो याद नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा भी हो रहा है क्या पोस्ट कोविड में? देखिए, पोस्ट कोविड जो हमारी सेकंड वेव आई थी, ये अपने आप में लोगों के बीच में दहशत का माहौल होना चाहिए था और लोगों में एंजाइटी दिखा रहा है, यानी घबराहट का, या थोड़ा बहुत कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है, या जो कुछ लक्षण ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोगों ने हाँ ये जरूर कंप्लेन किया है कि उनकी मेमोरी या कोई चीज रखी वो भूल जाते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट देखे जा रहे हैं और आज भी उनमें ये दहशत कुछ मरीजों में बनी हुई है, जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया, उनमें अवसाद है, वो डिप्रेशन से ग्रसित है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि उस पुराने जिनके परिवार का या मेरे ही परिवार का कोई सदस्य ज्यादा, तो मैं उसकी यादों से इतनी जल्दी उबरना अभी किसी का संभव नहीं है। तो हम ये लोगों में अभी भी जो है घबराहट है और थोड़ा बहुत पैनिक तो नहीं है सब लोग, मगर उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अपना कहीं अपने दिमाग को संतुलित रखें, योगा करें, थोड़ा ध्यान करें, जिससे जो है अपने मन को लगा सकें। और उसका जो मानसिक रोग विशेषज्ञ को हम लोग जो पेशेंट को रेफर करते हैं, जिससे उनका वो जो मानसिक रोग विशेषज्ञ उनका प्रॉपर इलाज कर सके, उनको दवाइयाँ दे सके। और कई बार हम पेशेंट को काउंसलिंग के लिए भी रेफर करते हैं कि कई बार क्या होता है दवाइयों से नहीं, वो पेशेंट हमारा काउंसलिंग से भी, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग से पेशेंट को सही कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को संयमित रखें और शांति दिमाग में बनाए रखें और अपने आप को शांत रखें। लेकिन डॉक्टर पी तिवारी जी, जो कि आपने एंजाइटी का जिक्र किया, तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनको एंजाइटी हो रही है, या वो उस फेज में शायद एंट्री कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनको इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो। जो उनके साथ लोग रह रहे हैं या जो उनके परिवार वाले हैं या जो उनकी देखरेख कर रहे हैं, कोई सिम्टम्स क्या ऐसे होते हैं? कैसे हमको पता चले कि हम एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं या फला व्यक्ति को एंजाइटी हो सकता है, हमको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर के? अगर इस विषय को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताएं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्वयं डॉक्टर ना हो, आप अपने पास में जो भी फिजिशियन हो या जो भी आपको डॉक्टर उपलब्ध हो, एक बार उससे कंसल्ट जरूर करें। आप ये पता करना कि आपको एंजाइटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जितनी भी हमारी जो है मानसिक बीमारियां होती हैं, हम उसको जो है ये नहीं कह सकते कि मानसिक है जब तक कि हमारे पास प्रॉपर जांचें ना हो। अगर हमारी सारी जांचें निगेटिव आती हैं, उसके बाद ये लगता है कि इसके लक्षण नहीं सही होते तो हम उसको मानसिक मानते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास कई पेशेंट आए, जैसे पोस्ट कोविड के बाद कार्डियोमायोपैथी, यानी दिल में जो है सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये समस्याएं हैं, उनकी दिल की धड़कन बराबर बढ़ी रहती है। तो हम उसको ईसीजी करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई ईसीजी चेंजेस नहीं आया, चेस्ट एक्सरे कराया, उससे कहाँ से नहीं आया। अगर हम देखते हैं ईसीजी नॉर्मल, हमारा चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, तो हम उसको एक बार सोचते हैं कि उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसको एंजाइटी के लिए हम ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे पास कई ऐसे मरीज आए हैं जिनको हमने देखा है या कोविड काल के दौरान जिनको कोरोना नहीं था, मगर उनको ये लगता था कि उनको कोरोना हो गया। वो दिन भर वो कहीं मुझे लगता है 1 महीने में 4 या 5 बार उन्होंने अपनी कोरोना का टेस्ट कराया, जबकि सिम्टम्स नहीं होने के बाद में। तो ये भय होना जो है स्वाभाविक है। और हमें एंजाइटी जिसको भी लगे, घबराहट होना, नींद ना आना, किसी कार्य में मन ना लगना, भूख कम हो जाना, या चुपचाप अकेले बैठे रहना एकांत में, या किसी से बातचीत ना करना और कुछ भय बना रहना, ये सारे हमारे जो है मानसिक रोगों के लक्षण है। अगर हमने कोई किसी मरीज में या हमारे किसी पेशेंट में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उससे अपने फिजिशियन और या मानसिक रोग से जरूर एक बार सलाह लेनी चाहिए।
डॉक्टर आलोक जी, सेल्फ मेडिकेशन का चूंकि अभी पी तिवारी जी ने जिक्र किया, ये कितना घातक हो सकता है? क्योंकि हम लोग भी बड़ा देखते हैं अमूमन, बड़ा कॉमनली लोगों को जरा सा फीवर हुआ तो पैरासीटामोल खा ली, सर दर्द हो रहा है तो कोई दूसरी तरह की मेडिसिन खा ली, या कुछ अगर और प्रॉब्लम हो रही तो अपनी तरफ से वो अपना मेडिकेशन करने लग जाते हैं। एक तो कोविड के दौर में, और खासतौर से अगर जरा सा भी कोई सिम्टम्स है तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और डॉक्टर्स के पास जाना क्यों जरूरी है? मैं चाह रहा हूँ कि आप ही समझाएं डॉक्टर आलोक जी। सेल्फ मेडिकेशन अपने आप में बहुत घातक है। कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। फीवर, हाँ, बुखार की इतना जरूर है, 99 आप टेम्परेचर देख रहे हैं और आपका 99 के ऊपर है तो आप पैरासीटामोल यूज कर लें, उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करें। और ये जो अपने आप दवा लेके खाने के, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद फिर बाद में दिक्कत आती है। लोगों ने अभी इसी उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बहुत यूज किया और उसके बाद सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, बॉडी की इम्यूनिटी भी इससे खत्म हो जाती है अपने आप। तो कोई भी ऐसी दिक्कत हो किसी तरीके की, अस्पताल में आके जो भी आसपास डॉक्टर उससे कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन करते ही नहीं। डॉक्टर एसपी सिंह जी, कोविड के बाद और पोस्ट कोविड के अंदर अब हम लोगों ने जब देखा, खासतौर से ब्लैक फंगस या इस तरीके की जो बहुत सारी बीमारियां उस समय हम लोग देख पा रहे थे, अभी फिलहाल हाथरस के अंदर क्या स्थिति है और वहां पर भी लोगों को आप लोग किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं या कैसे उनको बताते हैं कि इन चीजों पर या ये विशेष सिम्टम्स हैं जिसका ख्याल आपको रखना है? क्या रिपोर्ट हो रहे हैं इस तरीके के केसेस वहां पर और लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ईएनटी सर्टिफिकेट देख रहे हैं और हमारी ओपीडी में विशेष तौर से बोला गया है, ऐसे कोई पेशेंट आए जो बताएं कि ये फंगस का है या कुछ ऐसा लग रहा है वाइट है तो हमें बताएं। पर ऐसा रिपोर्ट यहाँ हाथरस में अभी तक नहीं है, ना के बराबर है, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारे ब्लॉक में तो कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। सारी ओपीडी जितनी चलती है उसमें सबको स्पेशल डॉक्टर को दे रखते हैं। ओपीडी पर जब भी कोई आएगा उसका नंबर नोट सब कर लेंगे और हम फिर उच्च अधिकारी को बताते हैं। पर ऐसा अभी तक कोई भी केस यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है हमारे ब्लॉक में। लेकिन डॉक्टर एसपी सिंह जी, वैक्सीनेशन को लेकर के और जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनके मन में भी बहुत सवाल होते हैं, हालांकि बार बार उनको इस बात की जानकारी दी जाती है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को छोड़ के बाकी सबको वैक्सीनेट करवाना है। आप ऐसे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे? और खासतौर से कॉमनली लोग वो बहुत पूछते हैं जो कि हार्ट के पेशेंट हैं या उनको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है, वो लोग ये पूछते हैं कि वो दवा खाएं या ना खाएं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो ख्याल क्या रखें? ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ बता पाएं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो डायबिटीज के लोग हैं वो हमेशा आप पूछते हैं आके कि हमें लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। जिनकी डायबिटीज कंट्रोल है उनको लगवाने में कोई बात नहीं है, लगवाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जब ज़्यादा हो तो हमसे बात करनी चाहिए। हम यहाँ पर अपने यहाँ हॉस्पिटल में हमने लगा रखे हैं और यहाँ पर पैथोलॉजी लैब में तुरंत जाँच करते हैं। अगर ज़्यादा होती है तो उससे कहते हैं कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल होने पर हम उसको टीकाकरण कर देते हैं। डॉक्टर पी तिवारी जी, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ विशेष ख्याल रखने की लोगों को जरूरत है? क्योंकि ये भी बहुत सवाल लोगों के जहन में हमेशा रहता है कि हम वैक्सीनेट अपने आप को करवाने जा रहे हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखें, कुछ खाकर जाएं या ना जाएं, खाली पेट जाएं, क्या करें, दवा खा रहे हैं तो उसको खाएं या ना खाएं, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो किसी मेडिकेशन पर अगर चल रहे हैं? और कुछ बातें हैं ऐसी क्या जिसका ख्याल भी रखना जरूरी है डॉक्टर पी तिवारी जी? हाँ, जैसे देखिए, वैक्सीनेशन तो जैसे सभी को कराना है, अदरवाइज अगर उनको कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीन पूर्णतः ये ना हो कि आपको वैक्सीन नहीं लग सकती, जैसे किसी लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिनमें उनको दिक्कतें हो। अदरवाइज अगर आपका ब्लड प्रेशर या हाइपर शुगर के मरीज हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर एंड शुगर कंट्रोल है तो आप उसको जो है वैक्सीनेशन करा सकते हैं अपने आप को। और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि यही एक हमारे पास ये है जिससे हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जरूरी है। अगर आपका शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो तो ले सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई आपको क्रोनिक बीमारी है या कोई गंभीर लंबे समय से बीमारी है तो एक बार जो आपको वहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर है जो आपको देख रहा है, फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करें और उसकी सलाह लें। दूसरी चीज है, वैक्सीनेशन कराते वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वैक्सीनेशन कराते वक्त हमें खा पी के जाना चाहिए वहाँ पे वैक्सीनेशन में, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और जब वैक्सीनेशन करा के जाए तो जहाँ पे वहाँ पे वैक्सीनेटर जो आपके होते हैं वो आपको वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रोकने की, कोई सिम्टम्स आए तो उसको देख सके। दूसरी चीज है, आपको वहाँ पे नंबर मिलता है कि अगर आपको कोई चीजें, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वैक्सीनेशन में इमीडिएट हमारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन हमारे बाद में आते हैं। अभी तक ये रहा है कि वैक्सीनेशन के कोई ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन किसी को देखने के नहीं मिले हैं। प्लस वैक्सीनेशन सेंटर पे जो भी एएनएम
या जो भी आपको वैक्सीनेट कर रही होती है वो आपको बताती है कि मान लीजिए जहाँ पे वैक्सीन साइट पे अगर जहाँ पे उसने वैक्सीन लगाया है, तो इंजेक्शन लगाया, अगर वहाँ पे कोई सूजन आती है या कोई बुखार है तो उसके लिए आप जो है वो पैरासीटामोल को एडवाइस करती है। अगर बुखार आता तो ले लीजिए, अगर वहाँ पे सूजन है तो उसको गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या रैशेज आते हैं या सांस फूलने की कोई दिक्कत होती है तो मेरी यही सलाह होगी कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पे किसी डॉक्टर पी तिवारी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, चूंकि एलर्जिक वाले जो पेशेंट्स हैं खासतौर से उनको अगर पास्ट में भी कोई एलर्जिक प्रॉब्लम किसी चीज से रही है तो वो लोग भी बहुत कंफ्यूजन को लेकर के कि क्या उनको लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगाने से कोई एलर्जिक प्रॉब्लम और तो नहीं होगी, उनके लिए क्या स्पेसिफिक कुछ बता सकते हैं या सेफ है वो भी जाएं अपना वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को? जैसे वैक्सीनेशन पे जो जा रहे हैं एलर्जी है तो वो किसी एक सब्सटेंस से एलर्जी होगी, ये जरूरी नहीं वैक्सीन से एलर्जी हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एस्थमेटिक पेशेंट हूँ तो या एक्यूट राइनाइटिस है, हमारे नेजल म्यूकोसा में राइनाइटिस है या सूजन आ जाती है, किसी चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी डस्ट से है, पॉलन ग्रेन से, किससे है, ये चीजें जरूरी है। वैक्सीन से आपको एलर्जी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो सजेशन है कि अपने डॉक्टर से, जो भी आपका लोकल ट्रीटिंग डॉक्टर हो, उससे एक बार कंसल्ट करके और उससे राय लेने के बाद में आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर एसपी सिंह जी, वैक्सीनेशन को लेकर के अभी हाथरस में क्या इस समय की मौजूदा स्थिति है, इस विषय को थोड़ा सा बताएं, और क्या लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं भारी संख्या में अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए? चूंकि अब तो हम लोग देख रहे हैं मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के अभी क्या स्थिति है और लोग जागरूक हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हाथरस में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सारी मीटिंग्स होती हैं और उन्होंने शासन की तरफ से आया हुआ है कि हर न्याय पंचायत में क्लस्टर वाइज एक एक गांव में टीकाकरण 1 जुलाई से होगा। इसमें माइक्रोप्लान बड़ा सा माइक्रोप्लान बनाया गया है, एक विस्तृत माइक्रोप्लान बनाया गया है जिसमें WHO ये लोग शामिल हैं और इसमें जितने भी लोग हैं शासन के, जिसमें उप जिलाधिकारी, PD साहब और BDO साहब, प्रधान और सचिव, लेखपाल और कोटेदार, आशा, आंगनबाड़ी, टीचर्स, इन सबको शामिल किया गया उसमें जागरूकता के लिए। 3 दिन पहले ये बताएंगे गांव में और अभी से इनकी मीटिंग कर दी गई है। इन सबको मीटिंग में बताया गया है किस तरह से गांव में कार्य करना है, जिसमें प्रधान को, जो हमारे यहाँ 82 हमारे ब्लॉक में 82 पंचायतें हैं, उन सबको बता दिया। ऐसे ही सारे ब्लॉक में ये मीटिंग हुई है और उनमें सबको बता दिया गया है कि किस तरह से कार्य करना है। सबसे पहले ये बताया गया प्रधान ही अपने घर में लगवाएंगे, ठीक है, और अपने घर वालों को लगवाएंगे, जिससे उत्साह बढ़ेगा। और ऐसा हो रहा है, प्रधान लगवा रहे हैं और बड़े जो गांव में प्रभावशाली लोग हैं उनको टीकाकरण लगते ही उत्साह हो जाता है। और आज इसकी स्थिति ऐसी है, गांव से फोन आ रहे हैं हमारे पास कि टीकाकरण के लिए आप हमारे यहाँ कैंप लगा दिए, हमारे यहाँ कैंप लगाइए। और आजकल कैंप लग रहा है, अच्छा खासा टीकाकरण हो रहा है और रिकॉर्ड टीकाकरण 2 दिन से और ज्यादा हो रहा है। और 1 जुलाई से स्पेशल टीकाकरण होगा जो जुलाई और अगस्त में चलेगा। साथ में एक संचारी रोग है वो भी इसमें साथ में चल रहा है। कई गवर्नमेंट ना हमारी कई तरह की योजना चला रही है इसके लिए, और साथ में जो किट भेजी है बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने, वो भी वितरित की जाएगी, जिससे बच्चे आने वाले समय कोई भी हो खतरा हो तो वो बचे रहें। और ये स्थिति है कि मुश्किल से आएगी अगर ये सारे के सारे इस तरह से कार्य करते रहे हम, जिस तरह से DM साहब के अध्यक्षता में भी वो कार्य कर रहे हैं। बड़ा अच्छा पूरे हाथ में कार्य हो रहा है, जितने भी लोग हैं सब इसी में लगे हुए हैं, शासन के भी लोग, हम भी सब इसमें कार्य अच्छा कर रहे हैं। यही वो है, आज एक हाथरस में नाप के बराबर केस है, केस एक ही नहीं है, 0 है। और पर डे इसमें सैंपलिंग की जा रही है, गांव में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, टीम घूम के सैंपलिंग करती है, एक हॉस्पिटल में करती है। इस तरह से पूरे हाथरस में बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, RR टीम जो सैंपलिंग कर रही हैं और उनके घर घर जाके कर रही है, जिसको भी हो। और जो कराना चाहे वो हमें फोन से ही बता सकता है, गांव के लोग जो प्रधान कराना चाहें वो गांव से बताते हैं तो हम उनके गांव में पहुंच कर देते हैं। इस तरह से डेली शाम को फिर जो सैंपल बनते हैं उन सैंपलों को हम आगरा भेजते हैं और एंटीजन जो है वो यहाँ पर ये हैंड टू हैंड पता लग जाता है। और जिसको भी, वैसे तो आप निकल नहीं रहे, पहले जिसको भी निकला तो हैंड टू हैंड किट दी गई, गवर्नमेंट ने हमें किट दी तो वो किट घर तक पहुंचाई गई। उससे ये हुआ कि लोग अपने घर में सुरक्षित रहे और साइकोलॉजिकल भी अच्छे रहेगी। जब घर में लोग रहते हैं, होम आइसोलेशन किया गया तो उससे उसके बाद बहुत अच्छा लगा घर वालों को। घर पे घर की तरह रहते हैं, वो एक कमरे में रहते हैं, उनके बाथरूम अलग रहता है। ये हमारी टीम जाके देखती थी। इस तरह से ये केस सब सॉल्व हुआ। अब की बार बड़ा अच्छा लोगों को लगा, ये जो आइसोलेशन वाला सिस्टम जो रहा बहुत अच्छा रहा। उसमें सारे लोग रिकवर कर गए, मैक्सिमम सारे लोग रिकवर कर गए।
और आज सब सही हैं। उनके पास भी पोस्ट कोविड होने के बाद भी उनके पास हमारे नंबर हैं, कोई भी परेशानी हो तो हमें नंबर कर सकते हैं। और सब लोग यहाँ जनता एकदम संतुष्ट है ये कार्य से कि भाई बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल कार्य डॉक्टर किया एसपी सिंह जी, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके इस काम को किया है, शायद यही वजह है कि हाथरस के अंदर जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से नियंत्रण में। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पी तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आलोक पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना है।